नमस्कार इंडिया का सुप्रभात करें स्वीकार। आज मैं कहूं कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी मंगल पांडे, आज उनका बलिदान दिवस। कोटि कोटि नमन करता है नमस्कार इंडिया अमर बलिदानी मंगल पांडे के शहीदी दिवस। अब आगे की चर्चा अखबारों में, कहते हैं अखबारों की खबर और नमस्कार इंडिया की नजर। तो शुरुआत वही जनसत्ता से कर लेते हैं। जनसत्ता में प्रमुखता से बढ़ते मामले, बढ़ती पाबंदियां, पूरे पंजाब और मध्य प्रदेश में रात का कर्फ्यू, रायपुर में पूर्ण बंदी। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में देश में संक्रमण के सर्वाधिक 1,15,736 मामले आए हैं, जबकि 630 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और संक्रमण को काबू में रखने के लिए राज्य सरकारें भी पाबंदियां बढ़ा रही हैं। पंजाब सरकार ने जहां 30 अप्रैल तक पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लगा दिया है, वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर जिले में 9 से 19 अप्रैल तक पूर्णबंदी लगाने का फैसला किया है। जबकि मध्य प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। और नई खबर यह है कि दिल्ली से सटते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रात को 9 बजे से और सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। दिल्ली में रात को 10 बजे से 6 बजे तक। अब कोरोना है, आराम से चलता। अब समझ एक चीज नहीं आती, आप कहेंगे तो सही, कि जब दिन में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है सड़कों पर, तब तो कोई कर्फ्यू है नहीं। रात्रि में जब लोग निकलते ही कम है, उस समय कर्फ्यू है। निर्णय अपना अपना। अब आप इसको कुछ भी कहें, कुछ लोग आलोचना की दृष्टि से दे सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, किसी समय में दूरदर्शन पर आया करता था, जरा सोचिए। चलिए, वहीं एक और ऑर्डर है, निजी वाहन अकेले चलाते हुए मास्क अनिवार्य, दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश। ये भी देखिए, बात हो जाती है कि हाईकोर्ट का निर्णय है, आलोचना तो नहीं लेकिन समीक्षा जरूर की जा सकती है। खैर चलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना सुरक्षा कवच की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि कोविड के संदर्भ में वाहन सार्वजनिक स्थान है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति बैठा है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा। शुक्र है दिल्ली सरकार ने या किसी और सरकार ने आप घर में अकेले बैठे हो कमरे के अंदर, कल को अगर ये भी आदेश जारी कर दिया कि घर के अंदर भी आपको मास्क लगाकर बैठना है, तो क्या होगा समझ नहीं आता इन लोगों का। जब कार है, चारों तरफ से शीशे बंद है, उसको कैसे संक्रमण किसी और तक जा सकता है और कैसे आ सकता है। वैसे भी मास्क को स्किन से चिपका तो होता नहीं है कि सर्जरी करके चिपका दिया गया है। थोड़ी बहुत हवाएं जो निकलनी है उधर से भी निकलती है। बात ये होती है कि सीधा सीधा कोई छींक या किसी के हमारे मुंह पर ना पड़े और वहां ना जाए। पर चलिए साहब, अब क्या कह सकते हैं इन लोगों के, जो जिसने कह दिया वो ठीक है। जनता का काम पिसना है और ये सारे के सारे नियम फिर वही बात है कि मुझ पर और आप पर लागू होते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के ऊपर या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ऊपर शायद लागू नहीं होते हैं। चलिए, अदालत ने कहा अनेक संभावना है जिसमें कार में अकेले बैठे व्यक्ति का संपर्क बाहरी दुनिया से हो सकता है। समझ नहीं आता कैसे होगा, अकेला बैठा हुआ है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति कार में अकेले जा रहा है, महज इसलिए कार सार्वजनिक स्थान नहीं होगी। न्यायमूर्ति सिंह ने अपने फैसले में कहा, इसलिए यदि किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति है तो भी वह सार्वजनिक स्थल होगा और इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन में एक व्यक्ति हो या अनेक लोग बैठे हों। इसी प्रकार की चर्चा जो है वो नवोदय टाइम्स ने भी की है। बोली दिल्ली हाईकोर्ट, कार में अकेले हो तो भी मास्क जरूरी। यदि आप कार में बिना मास्क पहने हुए अकेले भी सफर कर रहे हैं तो आपका चालान काट सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को साफ कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान
चेहरे को ढकना और सुरक्षा कवच की तरह है। निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि कोविड के संदर्भ में वाहन निजी स्थान है। इन्होंने शायद गलत निजी स्थान कर दिया, जबकि सार्वजनिक होना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता है और निजी वाहनों को सार्वजनिक स्थल नहीं कहा जा सकता चाहिए, याचिकाकर्ता ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है, चाहे किसी व्यक्ति ने टीका लगवा रखा हो या नहीं। कोर्ट में इस मामले में दाखिल 4 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आदि आदि। चलिए अब जो भी है इसके अंदर, और अभी बात अगर हम यहीं पर करें, अंसारी को लेकर बांदा जेल पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस। इसमें लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस ने करीब 2 साल पंजाब की जेल में रहे बहुजन समाज पार्टी के विधायक व गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को बुधवार तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच बुंदेलखंड की बांदा जेल में स्थानांतरित किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार को विधानसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर कानूनी राय ले सकती है। इस बीच लखनऊ में एसपी-एमएलए सांसद विधायक की विशेष अदालत ने एमपी-एमएलए मुख्तार अंसारी को साल 2000 में कारापाल और उप कारापाल पर हमला करने, जेल में पथराव करने व जान माल की धमकी देने के मामले में आरोप तय करने के लिए 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। और अगर यही नवोदय टाइम्स को भी अगर इसी खबर को साथ साथ ले लें, मुख्तार अंसारी पहुंचा बांदा जेल, पैरों पर खड़ा हुआ। याद है ना, जब पंजाब की कोर्ट में लाया गया था तो व्हील चेयर पर बैठकर आए थे कि भाई चल नहीं सकते हैं। और ये कहा जा रहा है, चर्चा में है कि सिर्फ ये दिखाने के लिए, क्योंकि जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था जिसमें कहा गया गाड़ी पलट गई और आदि आदि, उसने भागने का प्रयास किया, कि कहीं कल को पुलिस एनकाउंटर में ये ना कहा जाए कि मुख्तार भागने का प्रयास कर रहा था, इसलिए पंजाब की कोर्ट में जाते हुए पहले ये दिखा दिया गया कि भाई वो तो भाग चल सकता ही नहीं, चल सकता नहीं, व्हील चेयर के ऊपर आया। लेकिन इसके अंदर इन्होंने कहा है कि मऊ से बाहुबली विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को पंजाब में से लाकर बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। मुख्तार की बांदा जेल में वापसी कानूनी रस्साकशी के बाद उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 26 महीने बाद संभव हो सकी। यूपी पुलिस की स्पेशल सुरक्षा टीम के द्वारा पंजाब की रोपड़ जेल से विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी को तड़के करीब 4:50 बजे जिला जेल बांदा के गेट पर लाया गया और लगभग 5 बजे उन्हें कारागार के अंदर दाखिल कर दिया गया। इससे पहले मुख्तार को लाने वाली पुलिस की स्पेशल टीम तथा जेल अधिकारियों की उपस्थिति में सुरक्षा कर्मियों ने सभी सामानों की जांच की। एक निजी चैनल के मुताबिक मुख्तार अंसारी व्हील चेयर से उतरकर पैदल ही जेल में चला गया। चलिए अब इधर फिर जनसत्ता की खबर करें। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। सिरसा में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछारें। गोपाल कांड आपको मालूम है, पीछे भी विरोध हुआ था और उनका पुतला फूंका गया था। जब होली के उपलक्ष्य में वहां के उप मुख्यमंत्री भी आए थे, उनका भी विरोध हुआ। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का गोपाल कांडा का भी विरोध हुआ था। हरियाणा के सिरसा जिले में बुधवार को पुलिस ने किसानों के एक समूह को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। किसानों की यह समूह जिले में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए वोट डालने के लिए स्थानीय विधायक गोपाल कांडा के पहुंचने पर बैरिकेड को कथित तौर पर लांघने की कोशिश कर रहा था। किसानों का यह समूह केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान उस जगह के पास इकट्ठा हो गए जहां पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। किसानों ने हरियाणा लोक हित पार्टी के अध्यक्ष कांडा के खिलाफ नारेबाजी की। कांडा ने पिछले महीने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा राज्य विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। चलिए एक ये थोड़ी सी बड़ी दुखदाई सी खबर है। एक ही चिता पर 8 लोगों का अंतिम संस्कार, और ये खबर है बीड़ जिले में कोरोना से मरे लोगों की उपेक्षा। औरंगाबाद कोरोना काल में बुरी खबरों के बीच एक और बुरी खबर। ये खबर महाराष्ट्र के बीड़ जिले से आई है, जहां कोविड से जान गंवाने वाले 8 लोगों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर कर दिया गया। इस संबंध में एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि एक अस्थायी शवदाह में जगह की कमी के चलते ऐसा किया गया। अधिकारी ने बताया कि क्योंकि अंबा जोगई नगर के शवदाह गृहों में कोरोना से संबंधित लोगों का अंतिम संस्कार किए जाने का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया था, इसलिए स्थानीय अधिकारियों को अंत्येष्टि के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ी जहां जगह कम थी। इस प्रकार का मैं समझता हूं कि स्थानीय निवासियों ने अगर वास्तव में ऐसा किया है
तो ये निंदनीय है और इस प्रकार की हरकत नहीं करनी चाहिए। टीके सीमित प्राथमिकता ही विकल्प, ये हर्षवर्धन साहब का की जानिब से आई खबर। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की ओर से कोरोना विषाणु संक्रमण रोधी टीकाकरण की न्यूनतम आयु घटाने की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आलोचना की है। उन्होंने इसे ध्यान भटकाने का निंदनीय प्रयास बताया है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि देश में जब तक कोरोना टीकों की आपूर्ति सीमित है तब तक प्राथमिकता के आधार पर ही टीकाकरण करना विकल्प है। ममता बनर्जी की खबर भी है कि उनको सांप्रदायिक आधार पर की गई अपील के लिए ममता को नोटिस भेजा गया। यह भी एक तथाकथित है कि इन्होंने सांप्रदायिक के आधार पर सभी मुस्लिमों को एकत्रित होकर और टीएमसी को वोट करने की अपील की थी। अब लापता जवान की तस्वीर जारी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले दिनों हुए नक्सली हमले के बाद लापता एक जवान की तस्वीर बुधवार को कुछ स्थानीय पत्रकारों को मिली। नक्सलियों द्वारा पत्रकारों तक भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। मंगलवार को नक्सलियों ने इस जवान के अपने कब्जे में होने का दावा किया। राज्य के सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में शनिवार को नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद से लापता सीआरपीएफ के 210 कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास की तस्वीर बुधवार को क्षेत्र के स्थानीय संवाददाताओं को मिली। तस्वीर में जवान एक झोपड़ी में बैठा हुआ दिख रहा था और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। और खबर इसके अंदर है, वाजे का दावा, देशमुख ने मांगे थे 2 करोड़ रुपए। अब बस आप ये सब गिरफ्तार होने के बाद तो तरीके के आरोप सब लगाते हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है भी या नहीं, अब इसका तो हम कोई दावा नहीं कर सकते। पर चलिए, अंसारी की पत्नी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। उत्तर प्रदेश की जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अब इससे आगे चले, संक्रमण के 5500 से ज्यादा नए मामले 20 मौत, ये राजधानी दिल्ली की खबर है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर ने बुधवार को तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुधवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 6.10% तक पहुंच गई। 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण के 5506 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में 90,201 कोरोना संक्रमण की जांच की गई। अब प्रश्न ये उठता है, जब इतनी भयंकर तेजी से कोरोना लौट रहा है, अब कोर्ट ने भी कह दिया कि कार में भी आप अकेले बैठे तब भी आपको मास्क लगाना है, चालान काटे जा रहे हैं, तो फिर ये कार्यवाही उन क्षेत्रों में क्यों नहीं की जा रही जहां पर चुनाव हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिनके ऊपर इन कानूनों को बनाने की जिम्मेदारी, जो हमारे बड़े बड़े राजनेता और मंत्री हैं, और वही बिना मास्क के सब जगह घूम रहे, तो क्या संदेश देंगे। पहले कहा जाता था 10 राजा 10 प्रजा, तो अगर प्रजा कहीं जगहों पर कानूनों का उल्लंघन कर रही है तो राजा को ही फॉलो कर रही है साहब। लेकिन क्या करें, आजकल राजा एक तरफ और प्रजा दूसरी तरफ, ऐसे ही लापरवाही रही तो बिगड़ सकते हैं दिल्ली के हालात। बुधवार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम सभी को बढ़ते संक्रमण के मामलों को समझना चाहिए और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बीते 2-3 माह से संक्रमण के 200 से कम मामले आ रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 5100 की संख्या तक पहुंच गया। अगर आने वाले समय में भी यही स्थिति रही तो यह महामारी और भयावह रूप ले सकती है। उन्होंने कहा कि अभी की स्थिति देखकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। सावधान हो जाए सब, मुझे और आपको ही पीड़ित होना पड़ेगा। संरक्षित गवाहों को मूल बयान बंद लिफाफे में सौंपे। दिल्ली दंगे के मामले में हाईकोर्ट का निचली अदालत को निर्देश। और भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया रफाल विमान सौदे के विरोध में, जिसमें कि दलाली का मामला निकल कर आया फ्रांस से। राजधानी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद के लिए कोई केंद्र नहीं, यह दिल्ली सरकार ने कहा है। पंचायत निर्वाचन के तहत पहले दिन हुए 1553 नामांकन, ये गौतम बुद्ध नगर की खबर है। धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में 5 गिरफ्तार। नोएडा से थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के महामाया फ्लाईओवर पर मंगलवार रात 2 कारों में तेज आवाज में गाना बजाकर जन्मदिन मना रहे 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि पहले युवकों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं मानने पर उनके खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की गई। कर्फ्यू से शादियों पर छाए संकट के बादल, ये दिल्ली में सोमवार तक जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े विवाह की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय
राजधानी में लगे रात्रिकालीन कर्फ्यू ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। अब वे एक बार फिर शादी की तारीख, समारोह स्थल और उनके समय पर विचार करने लगे। दिल्ली सरकार ने शहर में 30 अप्रैल तक रात 10 से सुबह 5 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया। अच्छा, हमने 10 से 6 बताया था, लेकिन दिल्ली में 10 से 5 तक का कर्फ्यू है। इससे पहले से ही कोरोना विषाणु के कारण प्रभावित विवाह संबंधी उद्योग और प्रभावित होने की आशंका। आलम यह कि लोगों ने दिल्ली से लगे नोएडा और गुरुग्राम में समारोह स्थल ढूंढने शुरू कर दिए हैं। आदि लोगों के नाम इसके अंदर दिए गए हैं। अब जो बैंक्वेट हॉल और बाकी लोग हैं उनको कहने लगे आप डिनर की जगह जो है लंच ले लें, या 4 से 7 में अपना फंक्शन करने का डिनर लेना और 9:30 तक कार्यक्रम निपटा के और अपना लौट जाए। परमवीर सिंह एनआईए के समक्ष हुए पेश। माओवादियों से निपटने की नीति, ये ब्रह्मदीप अलूने का एक अच्छा लेख है जनसत्ता के अंदर। देश में आतंकवाद से निपटने के लिए एकल केंद्र स्थापित करने और एनआईए जैसी जांच एजेंसी का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन नक्सलियों से निपटने के लिए अभी तक ऐसी कोई रणनीति नहीं बन सकी है। एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा बटालियन के साझा खोजी अभियान के पहले गुप्तचर एजेंसियां नाकाम रही। जिस गांव में पहले से ही ताले लगे थे और नक्सली घरों के अंदर छिपे थे, इस योजना का पता न कर पाना सुरक्षा बलों के लिए जानलेवा साबित हुआ। ये यहाँ पर संपादकीय वाले जो कॉलम होते हैं उसमें अच्छे लेख हैं, इनको पूरा पढ़ना चाहिए लोगों को, चाहे इंटरनेट पर निकाल कर या किसी भी प्रकार से। संभावनाओं की भाषा संस्कृत, सीए परीक्षा 13 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दें, अगर आप लोग पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो ज्यादातर लोग, बहुत सारे नहीं, वो यही करते हैं, उसको जल्दी जल्दी चलाते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। बाकी सूचना है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय दिल्ली ने जनवरी 2021 सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट और पीजी डिप्लोमा में दाखिला लिया जा सकता है। और साहब इसकी अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2021। लखनऊ विश्वविद्यालय का भी है इसमें शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन। इसमें एमसीए, एमबीए आदि ये है। इसकी अंतिम तिथि 7 मई 2021 इस प्रकार दी गई है। भारत में टीकाकरण की गति दुनिया में सबसे तेज, चुनावी राज्यों में जांच कम तो मामले भी कम। ये एक रिपोर्ट इसके अंदर है। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले में मार्च के दौरान तेजी से बढ़ोतरी हुई। 24 घंटे में अधिकतम आंकड़ा भी 1.15 लाख के पार चला गया। देश के कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इत्तेफाक से जिन राज्यों में कोरोना के मामले नहीं बढ़ रहे हैं उनमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ये तो कोरोना बहुत ज्यादा पार्शलिटी कर रहा है, सब पक्षपात कर रहा है। और इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी शामिल है। इसके पीछे उन राज्यों में कोरोना संक्रमण की जांच की कम संख्या को माना जा रहा है। हालांकि तमिलनाडु इसका अपवाद भी है। तमिलनाडु में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। निजी वाहन अकेले, अच्छा चलिए तो वही खबर हो गई। सरकारी और निजी कार्यस्थलों पर 11 अप्रैल से टीके लगेंगे। बढ़ते मामले, बढ़ती पाबंदियां। महाराष्ट्र में टीके की 14 लाख खुराकें ही बची और इस बार कुंभ में मुख्य स्नान पर्वों पर ज्यादा भीड़ की संभावना नहीं है। लोग नेचुरली सावधानी बरत रहे हैं, ज्यादातर लोग नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप निकल कर जब अपने प्रदेश से, अपने क्षेत्र से, अपने शहर से दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां की जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं उनमें कुछ तो कर्मचारी अलग किस्म के होते हैं जो आम लोगों को तंग करते हैं बेवजह, और वही सबसे बड़ी चीज। हालांकि दिल्ली में हमने बताया ये जो 2000 वाला मसला है जो केजरीवाल साहब ने किया हुआ है, वो उगाही का सीधा सीधा सा आमंत्रण देता और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और यही केजरीवाल साहब की जिद है, हम सुबह सुबह कह दें। पेट्रोल दिल्ली में कभी यूपी, हरियाणा, आसपास की स्टेट्स के मुकाबले दिल्ली में सबसे सस्ता पेट्रोल हुआ करता था और अच्छा खासा फर्क हुआ करता था रेट में। लेकिन आज दिल्ली, मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में आप आगे तक चले जाइए, वहां के रिलायंस का, मैं प्राइवेट पेट्रोल पंप की भी बात कर रहा हूं, जो इंडियन ऑयल और बाकी के पेट्रोल पंप है उन पर रेट और भी कम होंगे, लेकिन रिलायंस के पेट्रोल पंप के मुकाबले दिल्ली में पेट्रोल लगभग 1.5 रुपया महंगा है। ये वही जिद है जब पीछे एक बार टैक्स लगाए गए थे, फिर बाकी स्टेट्स ने घटा दिया था, लेकिन केजरीवाल साहब ने नहीं घटाई, तो 10 रुपए में से एक पैसा भी स्टेट्स ने 5-5 रुपया बढ़ा दिया था। लगभग इस प्रकार की चीजें थी। आज दिल्ली में आसपास के राज्यों से कहीं ज्यादा महंगा पेट्रोल है। चलिए अब इसके अंदर और आगे चले तो साहब, पाकिस्तान को विशेष सैन्य उपकरण उपलब्ध कराएगा रूस।
चीन ने हमला किया तो ताइवान आखिरी दिन तक लड़ेगा। ईरानी सरकारी टीवी ने लाल सागर में ईरानी पोत पर हमले को स्वीकारा। अमेरिका में 19 अप्रैल से हर वयस्क को लगेगा टीका, ये बाइडेन साहब ने कहा है। चलिए अब इससे आगे अगर चलते हुए थोड़ी सी चर्चा, हम मानते हैं आप लोग चाहते हैं तो सूक्ष्म निपटाया करें हम सुप्रभात के अंक को, लेकिन फिर भी अब इससे आगे प्रथम पेज की हुए अनिल देशमुख ने कहा था 2 करोड़ दे दो तो मना लेंगे शरद पवार को। ये आरोप साहब एंटालिया केस और मनसुख हिरेन की हत्या केस में गिरफ्तार निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर मोहर लगा दी है। सचिन वाजे ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और शिवसेना के कोटे से राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने उन्हें उगाही करने को कहा था। पी चिदम्बरम और कार्ति को अदालत में पेश होने से मिली छूट। ब्रिटेन वैक्सीन सप्लाई जो है वो संकट में है। 260 करोड़ की हेरोइन बरामद, 1 घुसपैठिया ढेर, 1 गिरफ्तार। ये अमृतसर तरन तारण के हवाले से खबर है साहब। और गगरेट के आश्रम में युवती की गला रेत कर हत्या पर बवाल, ये ऊना में पड़ता है, ऊना हिमाचल प्रदेश। कोरोना टीका लगवाओ, संपत्ति कर में 5% अतिरिक्त छूट पाओ। अगर आप उत्तरी दिल्ली नगर निगम इलाके में रहते हैं, आपने अभी तक कोरोना टीका नहीं लगवाया तो तुरंत ये टीका लगवाएं और संपत्ति कर जमा करने पर 5% अतिरिक्त छूट पाए। उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने इस स्कीम की जानकारी दी है साहब। तिहाड़ में भी कोविड को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। डिनर की जगह लंच, शादी कार्ड की जगह ई पास ही चलेगा पार्टी में। ये वही शादियों से संबंधित खबर है। शादियों का पिछला सीजन तो बर्बाद हुआ ही था और धूमधाम से ये बढ़ते मामलों में पानी फेर दिया। रात को कर्फ्यू और इसके बाद शादियों की प्लानिंग बदलने लगी है। दिल्ली के नाइट क्लब पार्टियां हों या फिर शादियों के आयोजन अब दिन में ही आयोजित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई आयोजन रद्द हो रहे हैं तो कुछ एनसीआर में जा रहे हैं। और एक शादी के बारे में कहा गया कि ये नवंबर से अब तक कई बार टाली, अब आखिर में तारीख तय हुई, बैंक्वेट बुक कर दिया गया और अब बैंक्वेट हॉल वाले कह रहे हैं कि या तो डिनर की जगह लंच में शिफ्ट कर लें या फिर शाम 4 बजे से शाम 7 बजे डिनर लें, लेकर 9:30 तक सभी रस्में पूरी कर बैंक्वेट छोड़ दें। ये बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति है साहब। पर चलिए समय के अनुसार, क्योंकि महामारी का दौर है तो इसमें सावधानियां बरतनी भी आवश्यक है। कहते हैं जान है तो जहान है। सबको वैक्सीन के लिए आपका प्रदर्शन, वैक्सीन निर्यात के खिलाफ भाजपा मुख्यालय का किया घेराव आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में गेहूं खरीद के लिए एफसीआई ने नहीं खोला एक भी काउंटर। ये गोपाल राय साहब ने कहा। यमुना प्रदूषित करने पर लगाया 12 करोड़ का जुर्माना। यमुना को प्रदूषित करने के मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 13 CETP को नोटिस जारी किया है। पर्यावरण को नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए इन पर 12.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जांच में लापरवाही के लिए सब इंस्पेक्टर ने अदालत से मांगी माफी। अगर और आगे चले, नाइट कर्फ्यू से चरमराई मंडी व्यवस्था। नेचुरली सब्जियों का जो आदान प्रदान अचानक लगे नाइट कर्फ्यू से के साइड इफेक्ट देश की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी आजादपुर में बुधवार को देखने को मिले। हाल यह रहा कि किसानों को की उपज को आधे दाम में भी खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं दिखा। खासकर उन किसानों को ज्यादा घाटा सहना पड़ा जो कई सौ किलोमीटर दूर चलकर राजधानी में अपनी उपज को बेचने आए थे। देखिए ये तरह तरीके का नुकसान है। और सब इसमें और थोड़ा सा नवोदय टाइम्स में चले, परिवार करता रहा केक काटने का इंतजार, आई मौत की खबर, बहुत दुखद है। नरेला में युवक को चाकू घोंपा, बाहरी परीक्षक के बिना प्रैक्टिकल एग्जाम कराए तो होंगे निरस्त। CBSE ने चेतावनी जारी कर दी है, मैं तो कहूँ एक तरीके से। अब लोकसभा या तो शोर सभा बन गई है या शोक सभा। लोकसभा या तो शोर सभा बन गई है या शोक सभा बन गई है। ये भी इनके जो संपादकीय होते हैं वहां पर एक कुछ भूली बिसरी यादें करके एक लेख आया है, पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ करके दिखाएं राजनीतिक दल, ये विपिन पब्बी साहब ने लिखा है। और बेफिक्र रहे, जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है वो शायद इसी को लेकर, क्योंकि मोदी जी
ने जो इसकी पहल की वो इसी कारण हमें लगता है कि जाते जाते जो उनका ये कार्यकाल होगा इसके आखिर में वो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण की घोषणा कर दी जाएगी, तो उससे सीटें नेचुरली बढ़नी है। वरना पुराने संसद भवन का तो कुछ बिगड़ा नहीं था, अनेकों लोगों ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। और इसी में एक लेख है सुनील शरण साहब का म्यांमार के बारे में, जिसको बर्मा बोल देते हैं हम लोग, भारत मूक दर्शक क्यों बना हुआ है। और साहब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए अब नहीं लगाने होंगे बैंकों के चक्कर। एशिया में फिर कायम हुई मुकेश अंबानी की बादशाहत, जैक मा को पीछे छोड़ बने सबसे रईस। और अब इसमें सत्ता में आने पर बंगाल में तेजी से होगा औद्योगिकरण, ये अमित शाह साहब ने घोषणा की है। वहीं भाजपा की सीआरपीएफ मतदाताओं को कर रही परेशान, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के इशारे पर भाजपा की सीआरपीएफ, भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, अब उन्होंने उसको भी उनकी बना दिया है, राज्य के मतदाताओं को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोक रही है और उनकी जान ले रही है। ममता ने कूच बिहार जिले में बनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय बल के कर्मियों पर मौजूदा विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी करने और लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। ममता ने अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह सुकमा में नक्सली हमले में और उससे पहले पुलवामा में आतंकवादियों के हमले में सुरक्षा कर्मियों की जान बचाने में नाकाम रहे तथा इसके स्थान पर वे अपनी पार्टी भाजपा के लिए अन्य राज्यों में वोट मांगते रहे। कुल मिलाकर ये साहब खबर है। केरी ने मोदी के साथ जलवायु सम्मेलन पर चर्चा की है। पाक व रूस के विदेश मंत्री आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर सहमत। ममता ने लोगों को केंद्रीय विकास योजनाओं से रखा वंचित, ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। ब्राजील में कोरोना से एक दिन में 4195 की मौत। तो कुल मिलाकर ये आज की खबरें देखिए, कितना भी सूक्ष्म करने की कोशिश कर लें, अब खाली हेडलाइन पर कर छोड़ दो ठीक नहीं है। और आज हमने बल्कि 3 या 4 अखबारों को छोड़कर मात्र 2 अखबारों की कुछ खबरों को आपके सामने लाने का प्रयास किया, फिर भी समय हो जाता है। आपसे फिर वही निवेदन कि कृपया करके जिस भी माध्यम से आप देख रहे हो, ज्यादातर जो लोग YouTube के माध्यम से अगर आप देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोग क्या करते हो, पहले सब्सक्राइब कर देते हैं और फिर अगली बार फिर सब्सक्राइब वाला बटन दबा देते हैं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो मेरा निवेदन कि एक ही बार सब्सक्राइब करना है, फिर वो सब्सक्राइब्ड हो जाता है, आखिर में डी और जुड़ जाता है। कृपया बार बार उस काम को ना करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेषित करें, अर्थात फॉरवर्ड करते रहें इस वीडियो को। आप टम्बलर पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, जिस भी माध्यम से आप लोग इसको देखते हैं, इंस्टा, जिस भी माध्यम से आपको देखते हैं, अधिक से अधिक, क्योंकि सब संस्थाओं को धन की आवश्यकता होती है, तो कृपया करके अधिक से अधिक संख्या में विज्ञापन नमस्कार इंडिया के माध्यम से प्रेषित कराएं। और हाँ, यदि आपके क्षेत्र की कोई भी खबर है, आपके संगठन की कोई खबर है, तो कृपया नमस्कार इंडिया को सूचित करें और नमस्कार इंडिया के माध्यम से उसको, मैं तो कहूं अंतर, क्योंकि आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई ये चीजें, तो वहां तक पहुंचाएं। आज सुप्रभात में चर्चा को यही विराम। ये थी अखबारों की खबर पर नमस्कार इंडिया की नजर। नमस्कार।